हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फायर बाय आईआईटियंस में। एज यू नो, ऑन 29th of July 2020 our new education policy has been launched and this policy has been revamped after 34 years. In this, MHRD, Ministry of Health and Research Development, has been renamed by Ministry of Education. तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हाउ आवर एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन इवॉल्व्ड। In 1968, our first new national education policy has been launched by Indira Gandhi government, which was based on recommendation of Education Commission. And after that, in 1986, Rajiv Gandhi government launched new education policy, which was totally focused on adult education and empowerment of minorities. And after that, in 1992, few modification of 1986 national education policy has been launched by our under the government of P.V. Narasimha Rao, addressing a common interest examination for professional and technical program. And after that, in 2005, new education policy introduced by Manmohan Singh government, which was based on common minimum program. And after that, in 2016, new education policy by Narendra Modi government has been launched, addressing gender discrimination, creation of educational tribunals, and common curriculum for science, mathematics, and English. And after that, in 2017, a new education policy with major changes scheduled to be launched by the Narendra Modi government. And finally, on 29th of July 2020, new education policy has been launched. तो बेसिकली क्या होता था कि जो हम लोग जो एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते थे, पिछले एजुकेशन पॉलिसी को, वो 1986 एजुकेशन पॉलिसी को ही फॉलो किया जा रहा था, जो कि 34 इयर्स बैक पॉलिसी था। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ की हाइलाइट्स ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आता है अपना नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म विल बी क्रिएटेड, NETF विल बी क्रिएटेड। सेकेंडली, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल कॉलेज इंट्रेंस आफ्टर 12। मतलब जितने भी अब क्या होगा कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा सारे कॉलेजेस के एडमिशन के लिए। ठीक है, पर बेसिकली पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप कॉलेज में एडमिशन करने जाते हैं और आपका मान लीजिए ट्वेल्थ एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपको उतने अच्छे कॉलेजेस मिलने का चांसेस कम हो जाता था। बट अब क्या होगा, अगर आपके ट्वेल्थ एग्ज़ाम उतने अच्छे नहीं गए, फिर भी आप क्या होगा कि अगर आप कैट में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने का चांस आपका बढ़ जाएगा। इसके थ्रू आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ए सिंगल रेगुलेटर बॉडीज़ फॉर ऑल हायर एजुकेशन सिस्टम विल बी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडीज़ आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा जितने भी ऑल हायर एजुकेशन के लिए। पहले क्या होता था अपना कि जो भी कॉलेजेस के लिए UGC था, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के लिए AICTC था। तो अब क्या होगा कि ये सब हटके एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड उसके बाद आता है आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे और सबसे अच्छा पॉइंट लगा इसमें कि 100 फॉरेन कॉलेजेस टू बी हैव ब्रांच इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द HRD मिनिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब 100 फॉरेन कॉलेजेस के ब्रांच को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, इंडिया में ओपन किया जाएगा। एंड फाइनली MPhil विल बी डिस्कनेक्टेड। मतलब MPhil कोर्स जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा अपने न्यू एजुकेशन सिस्टम से। आइए देखते हैं फ्यू मेजर रिफॉर्म्स ऑफ आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। इन दिस 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2035 विल बी अचीव। मतलब 50% GER अचीव किया जाएगा अपना 2035 के अप्रॉक्स में। उसके बाद आता है अपना होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विच इज़ बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको फ्लेक्सिबल आप रहेंगे आप सब्जेक्ट के कोर्स को चूज़ करने में। मतलब मान लीजिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप फिजिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी करना है तो आप नहीं ले सकते हैं, क्यों, इसमें अगर फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। तो मगर अब क्या होगा कि आप अगर फिजिक्स से कर रहे हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग कोर्स एंड अदर कोर्स भी आप उसमें ले सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल हो, आप कोई भी कोर्स को अपने एजुकेशन सिस्टम अपने लिए आप चूज़ करने के लिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो आता है मुझे, जो कि सबसे अच्छा लगा मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। फिर अगला आता है अपना जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। इसमें क्या है बेसिकली, पहले क्या होता था आपको पता है
कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और आप फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए, आप फर्स्ट ईयर पास हो गए, सेकंड ईयर एग्ज़ाम दिए, सेकंड ईयर पास हो गए, बट क्या हुआ थर्ड ईयर में आप किसी भी कारण से, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण से या मेडिकल इशू के कारण से आप थर्ड ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है, और आप वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन छूट गया। तो अब क्या होगा, तो क्या होता था, अगर आपको फिर से अगर ग्रेजुएशन करना है तो आपको फिर से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अब क्या है, अब क्या होगा हमारे लिए, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उनके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे कि सेविंग अकाउंट आप खोलते हैं किसी भी बैंक में, वैसे ही ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब इस टाइप का रहेगा आपके एजुकेशन बैंक टाइप में, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप जैसे फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देते हैं और आप उसको पास कर गए तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके जो क्रेडिट पॉइंट है इस बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ईयर आप एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी पास हो जाते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो भी पॉइंट्स है, क्रेडिट पॉइंट्स, आपको इस बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी भी कारण से आप थर्ड ईयर एग्ज़ाम या फोर्थ ईयर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाए, ठीक है, तो आपको अगर फिर से रिस्टार्ट करना है उस कोर्स को, तो आप क्या करेंगे, आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी जो फर्स्ट सेकंड ईयर का क्रेडिट पॉइंट है वो आपको इंक्लूड हो जाएगा आपके कोर्स में, ठीक है। तो मुझे, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा लगा मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। फिर आता है उसके बाद आपका रिसर्च इंटेंसिव एंड टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस विल बी इस्टेब्लिश्ड। फिर मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो बी एस्टेब्लिश, मतलब मेरू का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ बिग चेंजेस इन आवर स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंप्रूव किया गया है। बेसिकली जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अपना ज़्यादा फोकस किया गया अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में। तो आइए जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स को इम्प्रूव किया गया अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में। सबसे पहले आता है अपना जो बोर्ड एग्जाम है वो होगा आपका लो स्टेक्स एंड टेस्ट एक्चुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ रूट लर्निंग। मतलब जो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन नॉलेज को ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा उस एग्जाम्स में, उससे ज़्यादा सवाल आएंगे आपको। मतलब पहले क्या होता था, आपको रटा रटाई जो रूट लर्निंग है उसको, उस कंसेप्ट को यूज किया जाता था, मतलब रटा रटाई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते थे उस कंसेप्ट पे। बट अब क्या होगा, उसके एप्लीकेशन के जो कंसेप्ट है एप्लीकेशन बेस्ड उसको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, उसको टेस्ट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा पॉइंट इनिशिएटिव है। और जो आपका बोर्ड एग्जाम्स होते थे प्रीवियस, वो आपके जैसे कि सिर्फ सब्जेक्टिव होता था, बट अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी होगा और सब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब दोनों में एग्जाम्स होंगे। फिर अगला आता है आपका जो मदर टंग है टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड, मतलब 5th ग्रेड तक आपको मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। जो जैसे कि पहले हम लोग को इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, बट वो अब क्या होगा, मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद 5th ग्रेड के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको अगर इंग्लिश से पढ़ना है तो आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिपोर्ट कार्ड विल बी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट्स ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड जो डिटरमाइन किया जाएगा वो आपके स्किल्स पे भी, कैपेबिलिटीज़ पे भी आपको उसमें नंबर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि और उसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया इसमें कि जो आपका सेल्फ असेसमेंट क्रेडिट भी किया जाएगा, मतलब आपको खुद से आपको अपने एग्जामिन करके आपको उसका पॉइंट दिया जाएगा। जैसे आपके टीचर है वो आपको एग्जामिन करके उसके क्रेडिट पॉइंट को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर ऑल सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक एंड करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर विल ऑल्सो बी रिमूव। मतलब पहले क्या होता था आपको पता है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अगर मान लो डांस का भी पढ़ाई करना है या म्यूजिक का पढ़ाई करना है तो वो सब क्या होता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता था। बट अब क्या होगा, ये सब सारे चीज़ ये मेन कोर्स में इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट टू लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6, मतलब जो क्लास स्टूडेंट है उनको क्लास 6 से ही कोडिंग का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बेसिकली मेरे हिसाब से जो मैथमेटिकल और टेक्निकल, जो मैथमेटिकल और जो आपका कम्पिटिटिव जो नेचर है वो डेवलप हो जाएगा सारे स्टूडेंट में अर्ली स्टेज में ही, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा एक इनिशिएटिव। तो आइए हम लोग प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर जो था अपना बेस्ड था टोटली 10+2+3 to 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। मतलब 10th में आपसे बोर्ड एग्जाम होते थे, फिर आपके 12th में बोर्ड एग्जाम होते थे, उसके बाद फिर आपका 3 to 4 ईयर का ग्रेजुएशन का कोर्स होता था। बट अब जो न्यू स्ट्रक्चर वो अपना टोटली बेस्ड है 5+3+3+4 एकेडमिक स्ट्रक्चर पे, ठीक। तो आइए जानते हैं हम लोग 5+3+3+4 करिकुलम एजुकेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपका न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर है जो कि रिप्लेस किया गया अपना प्रीवियस 10+2 एजुकेशनल स्ट्रक्चर से। इसमें सबसे पहले आता है आपका फाउंडेशनल मॉड्यूल जो कि 5 ईयर्स का रहेगा, जो कि डिवाइड रहेगा 3+2 ईयर्स में। तो फर्स्ट 3 ईयर्स में क्या होगा, आपका आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका बच्चों को एग्जामिन किया जाएगा, जो कि एज 3 to 6 ईयर के बच्चों के लिए रहेगा। फिर अगला आता है आपका 2 ईयर्स जो कि क्लास 1 and 2 बच्चों को एग्जामिन किया जाएगा, जो कि एज रहेगा आपका 6 to 8।
फिर उसके बाद आता है आपका प्रिपरेटरी मॉड्यूल जो कि 3 ईयर्स का रहेगा। वो क्लास 3 to 5 बच्चों को, जो कि एज लिमिट है 8 to 11, उन बच्चों को एग्जामिन किया जाएगा। फिर उसके बाद अगला आता है आपका मिडिल मॉड्यूल जो कि वो भी 3 ईयर्स का रहेगा, जो कि 6 to 8 ईयर्स इस क्लास के बच्चों को एग्जामिन किया जाएगा, जो कि एज लिमिट रहेगा उनका 11 to 14 ईयर्स के। फिर उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी जो कि फाइनल मॉड्यूल है, जो वो 4 ईयर का रहेगा, जो कि क्लास 9 to 12 के बच्चों को एग्जामिन किया जाएगा और उनका जो एज लिमिट रहेगा वो 14 to 18 ईयर्स। ठीक है, जो अपना फाइनल मॉड्यूल है सेकेंडरी मॉड्यूल जो कि 4 ईयर्स का है, जिसमें क्लास 9 to 12 बच्चे को एग्जामिन किया जाएगा, उसमें भी एक चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था, आपको एक साल में एक ही बार एग्जाम होता था जो कि फाइनल एग्जाम होता था, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, उस बेसिस पे उस क्रेडिट पॉइंट पे आपको प्रमोट कर दिया जाता था। बट अब क्या होगा कि अब जो एग्जाम्स होंगे साल में वो 2 बार होंगे, जो कि सेमेस्टर बेसिस पे होंगे। ठीक है, और दोनों एग्जाम्स के क्रेडिट पॉइंट को ऐड किया जाएगा और उसके बाद आपको एक फाइनल क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, उसके बाद आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी इनिशिएटिव अच्छा है न्यू एजुकेशन सिस्टम में। और कुछ मोर पॉइंट्स है जो कि न्यू एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, उनको यूज किया गया है। तो सबसे पहले जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, दिव्यांग के लिए जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो कि पता NETF वो भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर आता है आपका डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स टीचर्स एंड स्टूडेंट, उनको भी मतलब ऐसा बनाया जाएगा, स्कूल जो है वो भी डिजिटली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ठीक है, फिर ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो ई कंटेंट है जो कि आपका इंटरनेट कंटेंट है उसको भी रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा।